गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। हम लोग आज फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ने वाले हैं, प्रक्षेप गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। कुछ बुक में ये इतना इंपॉर्टेंट है कि कुछ बुक में तो एक अलग चैप्टर बना दिए हैं, सिर्फ इसी एक टॉपिक को, प्रक्षेप गति प्रोजेक्टाइल मोशन को एक अलग चैप्टर बना दिया गया है, इतना इंपॉर्टेंट है। अब चलिए हम लोग इसका डिफिनीशन देखते हैं और वैसे समझते हैं कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है। कि जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में फेंकते हैं, इसकी डिफिनीशन क्या है कि जब किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में फेंकते हैं, तो ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में क्यों फेंका जा रहा है, अगर ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका जाए तब क्या होगा। चलिए देखते हैं कि मान लीजिए कि कोई वस्तु है जिसे ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंका जा रहा है। ऊर्ध्वाधर दिशा मतलब वर्टिकल डायरेक्शन, सीधा ऊपर की ओर फेंका जा रहा है। मान लीजिए एक बॉल है, उस बॉल को आपने एकदम सीधा ऊपर की तरफ फेंक दिया, तो क्या होगा, ये वस्तु ऊपर की तरफ जाएगी, सीधा यहाँ तक आएगी और यहाँ के बाद फिर ये सीधा नीचे आ जाएगी, फिर से ये सीधा नीचे, मतलब एक लाइन में ऊपर जाएगी, एक लाइन में नीचे चली आएगी। अगर ऊर्ध्वाधर सीधा ऊपर की तरफ फेंकोगे तो जिस लाइन में जाएगी उसी लाइन में वापस चली आएगी। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं हुआ, ये कौन सा मोशन हुआ, लीनियर मोशन हुआ, कि एक रेखा में जा रहा है, एक लाइन में जा रहा है और उसी लाइन में चला आ रहा है। तो ये कौन सा हुआ, लीनियर मोशन हुआ। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या हुआ कि जब हम इसे किसी और दिशा में फेंक दें, भिन्न दिशा में फेंक दें, ऊर्ध्वाधर दिशा में ना फेंकें बल्कि ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में फेंकें, चाहे इधर चाहे इधर। अगर मान लीजिए ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में हम फेंक देंगे तब क्या होगा, देखिए ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में फेंकेंगे तो ये इस तरीके से जाएगा और इस तरीके से यहाँ आ जाएगा। ये हो गया प्रोजेक्टाइल मोशन। या इधर फेंकेंगे तो ऊर्ध्वाधर दिशा में ना फेंक करके ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में फेंकेंगे तो ये जा करके इस तरीके से आ जाएगा। तो ये क्या है, ये है प्रोजेक्टाइल मोशन। जब हम ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में फेंकते हैं तब कौन किस पथ पर चलता है, एक वक्राकार पथ पर चल रहा है। और इस ये वक्राकार पथ पर जो गति हो रही है इसी को हम प्रक्षेप गति कहते हैं और इसके पथ को प्रक्षेप पथ कहते हैं। क्लियर। अब आप लोग डेफिनेशन देख सकते हो कि जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में फेंका जाता है, जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में फेंका जाता है तो वह गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत गति करता है। भाई यहाँ पर क्या है, ये इस तरीके के पथ पर क्यों चल रहा है, या कोई वस्तु ऊपर गई ऊपर से नीचे क्यों आ रही, गुरुत्वीय त्वरण के कारण, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ लग रहा है। तो जब कोई पिंड ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में फेंका जाता है तो वह गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में, गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में वक्राकार पथ पर गति करता है। ऊर्ध्वाधर तल में कैसे गति करता है, वक्राकार पथ पर गति करता है। यहाँ पर भी देखिए, ये इस तरीके से अगर यहाँ से थीटा एंगल पर, एक्स एक्सिस से थीटा एंगल पर u वेग से फेंका गया है तो ये इस तरीके से वक्राकार पथ पर गति कर रहा है और इस प्रकार की गति को ही हम प्रक्षेप गति कहते हैं और इसके पथ को हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप पथ कहते हैं। सिंपल सा, जब किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में फेंकते हैं तो वह गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत ऊर्ध्वाधर तल में एक वक्राकार पथ पर गति करता है। इस प्रकार की गति को प्रक्षेप गति और उसके पथ को प्रक्षेप पथ कहते हैं। क्लियर। ये हमारी डिफिनीशन है। अब इसके बाद हमें ये भी प्रूफ करना है कि ये जो प्रक्षेप पथ है या प्रक्षेप गति में जो ये प्रक्षेप पथ है, अगर किसी पिंड को ऊर्ध्वाधर से भिन्न दिशा में फेंक दिया जाए तो प्रक्षेप का पथ कैसा होता है। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि प्रक्षेप का पथ परवलय के आकार का है, परवलय के आकार का है। तो हमें ये प्रूफ भी करना है कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग ये भी देखेंगे कि अगर कोई पिंड है उसको यहाँ से फेंका गया है और यहाँ जा कर के गिरा तो वो कितनी दूर जा कर के गिरेगा। अगर हमें एंगल पता हो और बेग पता हो कि किस बेग से फेंका गया है और किस एंगल पर फेंका गया है तो ये कितनी दूरी पर जा कर के गिरेगा, आर रेंज
परास भी हम निकाल सकते हैं। और ये कितनी ऊंचाई तक जाएगा, ये ऊंचाई h भी निकाल सकते हैं। और ये भी निकाल सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक जाने का समय कितना लगेगा, ये भी हम लोग निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक जाने का समय। और उस समय यहाँ से यहाँ तक जाने के समय को हम कहते हैं उड्डयन काल, और इसकी ऊंचाई को कहते हैं ऊंचाई, और इसको हम जो रेंज है उसको हम कहते हैं परास। इन सब के लिए फार्मूले का डेरिवेशन करना है। लेकिन इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, इसका डेरिवेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। और इस बार ये भी जान लीजिए कि जो एग्जाम होगा आपका उसमें भी आएगा कि सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। क्लियर? तो हम लोग यहाँ पर ये देख रहे हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और है आप लोगों से। एक क्वेश्चन ये है कि मान लीजिए कि आप अपनी बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग पर खड़े हैं, किसी ऊंची बिल्डिंग पर खड़े हैं, और ऊंची बिल्डिंग के छत से एक पत्थर को सीधा छोड़ दिया, मतलब उसे नीचे की तरफ फेंका नहीं है, एक पत्थर को सीधा छोड़ दिया गया है, और दूसरे पत्थर को, दो पत्थर हैं, एक को सीधा छोड़ दिया गया और दूसरे पत्थर को क्षैतिज दिशा में फेंक दिया गया है। ऊपर की दिशा में नहीं फेंका गया है, उसे क्षैतिज दिशा में फेंक दिया गया है। कौन सा पहले पृथ्वी पर पहुंचेगा? तो इसका आंसर है कि जो पिंड कौन सा पहले पहुंचेगा? जो छोड़ दिया गया है सीधा वो पहले पहुंचेगा, या जिसे क्षैतिज दिशा में फेंक दिया गया है वो पहले पहुंचेगा। मतलब पहला वाला पहुंचेगा या दूसरा वाला पहले पहुंचेगा? कमेंट कीजिए। अगर आप लोग जानते हैं तो उसको आप लोग अपना नाम लिखिए, और ये भी लिखिए कि कौन सा पत्थर पहला पहुंचेगा, पहला वाला या दूसरा वाला। कमेंट करके बताइए आप लोग। चलिए मैं आंसर बताता हूँ। दोनों ही पत्थर एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे, दोनों ही पत्थर एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे और अलग अलग स्थान पर गिरेंगे। दोनों पत्थर एक साथ नीचे पहुंचेंगे और अलग अलग स्थान पर गिरेंगे। क्यों? क्योंकि ना पहले वाले में नीचे की तरफ वेग है, नीचे की तरफ जाने वाला वेग तो जीरो है, उसे मुक्त रूप से छोड़ दिया गया है, और दूसरा पत्थर को भी हम क्षैतिज दिशा में फेंके हैं, नीचे की तरफ की वेलोसिटी कुछ नहीं दिए हैं, तो नीचे की तरफ जाने वाला वेग क्या है? शून्य है। जो क्षैतिज वेग दिए हैं वो तो उसको क्षैतिज दिशा में लेकर के जाएगा, लेकिन नीचे आने वाला वेग, नीचे की तरफ जाने वाला वेग कोई वेग नहीं है, शून्य ही है। इसलिए दोनों पत्थर एक साथ नीचे पहुंचेंगे और अलग अलग स्थान पर पहुंचेंगे। क्लियर? आप लोग इसको नोट कर लीजिए, राइट डाउन कीजिए। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, इसका डेरिवेशन करते हैं। नोट कीजिए। हमारा क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। सिद्ध कीजिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। आपके एग्जाम में 100% आएगा। तो प्रक्षेप का पथ कुछ इस तरीके से होता है। इसका प्रूफ करने के लिए कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है, आपको 2 लाइन लिखना होगा। और वो क्या लिखना होगा कि माना एक पिंड क्षैतिज से थीटा डिग्री के कोण पर u वेग से फेंका गया है। माना एक पिंड क्षैतिज से थीटा कोण बनाता हुआ u वेग से फेंका गया है। तो हम इस u वेग को 2 घटकों में वियोजित कर सकते हैं। वो 2 घटक कौन कौन से होंगे? एक तो होगा क्षैतिज घटक, जिसको हम ux से डिनोट करते हैं, और एक होगा ऊर्ध्वाधर घटक। एक क्या होगा? ऊर्ध्वाधर घटक, जिसको हम y एक्सिस में है तो इसको हम uy से डिनोट करते हैं। क्लियर? एक क्षैतिज घटक हो गया, एक ऊर्ध्वाधर घटक हो गया, uy। क्लियर? तो एक क्षैतिज घटक, एक ऊर्ध्वाधर घटक। ऐसे ही जब ये ऊपर जाएगा तो यहाँ पर भी अगर देखेंगे तब भी इसके 2 कंपोनेंट होंगे। एक क्षैतिज घटक होगा Vx और दूसरा ऊर्ध्वाधर घटक होगा Vy। ये इस तरीके से गति कर, अगर इस पॉइंट पर पहुंचेंगे तब भी इसके क्षैतिज घटक होगा Vx, और जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा Vy, उसका मान 0 हो चुका होगा। क्यों 0 हो चुका होगा? क्योंकि आप लोग जानते हो जब किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ऊपर धीरे जाती है, और जैसे जैसे ऊपर जाती है गुरुत्वीय त्वरण नीचे लगता रहता है, जिसके कारण उसका वेग कम होता जाता है और ऊपर पहुंचने पर उसका वेग 0 हो जाता है। उसके बाद वो वस्तु फिर से नीचे आती है। सेम वही चीज़ है, यहाँ से जब जा रही है, फेंका गया है तो उसमें ऊर्ध्वाधर वेग है, ऊर्ध्वाधर वेग है, जिसके
कारण वो ऊपर जा रही है, लेकिन एक अधिकतम ऊंचाई पर पहुंचने के बाद ऊर्ध्वाधर वेग 0 हो जाएगा, तो ये इस बिंदु से और ऊपर नहीं जा पाएगा। अगर ऊर्ध्वाधर वेग 0 ना होता तो ये और ऊपर जाता, लेकिन ऊर्ध्वाधर वेग 0 हो गया है, जिसके कारण अब ये क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। यहाँ पर भी जब ये आएगा इस तरीके से, तब भी इसमें क्षैतिज वेग होगा Vx और ऊर्ध्वाधर वेग नीचे की तरफ हो जाएगा Vy। क्लियर? इस तरीके से ये चलता रहेगा। अब ये चीज़ हमारा परास होगा R, खैर फिलहाल अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, हमने लिख लिया। अब एक क्षैतिज घटक है Ux, और मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि मान लीजिए इस तरीके से x एक्सिस y एक्सिस है, और अगर ये F है, यहाँ से थीटा एंगल बनता है, तो ये वाला होता है F cos थीटा और ये वाला होता है F sin थीटा। हमने इसको बताया है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। वेक्टरों का वियोजन है रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर, तो वहाँ से आप लोग जाकर के देख सकते हैं ये कैसे होता है, ये भी मैंने बताया है। यहाँ पर हम डायरेक्ट इसे अप्लाई करेंगे कि यहाँ पर u वेग है, थीटा एंगल बना रहा है, यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है, इसलिए क्षैतिज क्या हो जाएगा, क्षैतिज वेग हमारा हो जाएगा u cos थीटा, जहाँ थीटा बनता है वो वाला cos वाला होता है, और ये वाला क्या हो जाएगा u sin थीटा। मतलब यहाँ से हम कर सकते हैं uy बराबर u sin थीटा। अब एक चीज़ यहाँ पर ये भी समझिए कि वेग को हमने दो घटकों में वियोजित कर दिया, एक क्षैतिज घटक, एक ऊर्ध्वाधर घटक। अब क्षैतिज घटक का काम क्या होगा, इस क्षैतिज वेग का काम क्या होगा, क्षैतिज वेग का काम होगा कि इस पिंड को क्षैतिज दिशा में लेकर के जाए, इस पिंड को क्षैतिज दिशा में लेकर के जाए, और ऊर्ध्वाधर वेग का काम होगा कि उस पिंड को ये ऊपर की दिशा में, ऊर्ध्वाधर दिशा में लेकर के जाए। यहाँ पर देखिए दोनों प्रकार की गति हो रही है, क्षैतिज दिशा में भी जा रहा है, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, और ऊर्ध्वाधर गति भी हो रही है, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, इस पॉइंट पर पहुँच गया। तो ऊर्ध्वाधर भी हो रहा है, क्षैतिज भी हो रहा है। मतलब क्षैतिज घटक का काम है कि क्षैतिज गति कराए, और ऊर्ध्वाधर वेग का काम है कि ऊर्ध्वाधर गति कराए। अब जो क्षैतिज वेग और ऊर्ध्वाधर वेग दोनों है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि क्षैतिज घटक या क्षैतिज वेग Ux बराबर क्या होगा, u cos थीटा। क्लियर? और ऊर्ध्वाधर वेग क्या होगा, uy इक्वल टू क्या होगा, u sin थीटा। क्लियर? तो हमें जब भी x एक्सिस में कैलकुलेशन करना होगा या परास r के लिए कैलकुलेशन करना होगा, x एक्सिस में हमें जब भी कैलकुलेशन करना होगा तो हम कौन सा वेग लेंगे, u cos थीटा, क्षैतिज वेग लेंगे। और जब y एक्सिस में कैलकुलेशन करना होगा या हमें h निकालना होगा, ऊंचाई निकालना होगा, तब हम कौन सा वेग लेंगे, u sin थीटा, क्योंकि ऊपर ऊंचाई में ये ले जा रहा है और इस डायरेक्शन में ये ले जा रहा है। क्लियर? अब ये हो गया क्षैतिज वेग और ऊर्ध्वाधर वेग। क्लियर? अब यहाँ पर एक लाइन हम ये मेंशन करते हैं कि मान लीजिए इस पिंड को प्रक्षेपित करने के t समय के पश्चात, कितना, t समय पश्चात क्षैतिज विस्थापन अगर x हो तो क्षैतिज विस्थापन बराबर क्या होगा, हम यहाँ पर लिख देते हैं क्षैतिज विस्थापन बराबर क्या होगा, क्षैतिज वेग, भाई क्षैतिज दिशा में ले रहे हैं तो क्षैतिज वेग लेंगे, क्षैतिज वेग गुणे समय। क्लियर? इतना आएगा। क्षैतिज दिशा में विस्थापन, मान लीजिए ये x डायरेक्शन में विस्थापन होगा तो क्षैतिज विस्थापन x है, और क्षैतिज वेग क्या है, क्षैतिज वेग ux है ही, ux का मान रख दीजिए u cos थीटा, और समय हम कितना ले चुके हैं, t, तो इसको लिख दीजिए t। क्लियर? यहाँ से हम t निकाल लेते हैं, यहाँ से जब t निकालेंगे तो u cos थीटा क्या होगा, बटे में आ जाएगा, मतलब ये आ जाएगा x अपान u cos थीटा, x अपान u cos थीटा, ये आ जाएगा t। ये क्या हमने क्या लगाया, क्षैतिज विस्थापन, तो क्षैतिज दिशा में बहुत आसानी से हमने कैलकुलेट कर लिया। अब ऊपर की दिशा में हम लगा रहे हैं ऊर्ध्वाधर विस्थापन। अब क्या लगा रहे हैं, ऊर्ध्वाधर विस्थापन। भाई दोनों वेग है, क्षैतिज वेग भी है, ऊर्ध्वाधर वेग भी है, तो ये क्षैतिज विस्थापन भी हमने निकाला, अब ऊर्ध्वाधर विस्थापन निकालते हैं।
ऊर्ध्वाधर विस्थापन, ऊर्ध्वाधर विस्थापन जब हम निकालेंगे तो जैसे क्षैतिज विस्थापन के लिए हमने x ले लिया, तो ऊर्ध्वाधर विस्थापन के लिए हम क्या लेंगे, y ले लेंगे। तो यहाँ से y लीजिए, लेकिन वो किस फार्मूले से लगेगा वो फार्मूला मैं बता दूं। ऊर्ध्वाधर की दिशा में जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर त्वरण भी काम कर रहा है। कौन सा त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, और ये जा तो ऊपर रहा है लेकिन त्वरण नीचे की तरफ है। तो त्वरण नीचे की तरफ है तो गुरुत्व के अंतर्गत ये गति हो रही है। तब हम फार्मूला लगाते हैं H बराबर ut माइनस हाफ GT²। माइनस क्यों ले लिए, ताकि गुरुत्वीय त्वरण नीचे की तरफ है और गति ऊपर की तरफ है, दोनों की दिशा विपरीत है, इसलिए हमने माइनस ले लिया। H बराबर ut प्लस हाफ ut माइनस हाफ GT², इससे लगाएंगे। H क्या है, ऊंचाई, मतलब ऊपर की तरफ विस्थापन, विस्थापन को हम क्या ले रहे हैं, y बराबर u क्या होगा, u होगा वेग। कौन सा वेग, हम विस्थापन ऊर्ध्वाधर विस्थापन ले रहे हैं तो कौन सा वेग लेंगे, uy लेंगे, uy इंटू टी माइनस हाफ GT², ये आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ से वैल्यू पुट करते हैं। y इक्वल टू uy का मान क्या है, ऊर्ध्वाधर वेग क्या है, u sin थीटा इंटू टी का मान हम लोग निकाल चुके हैं। टी का मान रख दीजिए x अपान u cos थीटा माइनस हाफ GT², इसका स्क्वायर कर दीजिए तो ये क्या आ जाएगा, x अपान u cos थीटा का होल हाफ स्क्वायर। क्लियर, इतना हो जाएगा। अब हम लोग लास्ट लाइन लिख रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। ये u साइन थीटा और यहाँ u cos थीटा, u और u कैंसिल आउट हो जाएगा। साइन थीटा बटे cos थीटा क्या हो जाएगा, tan थीटा इंटू x, tan थीटा इंटू x माइनस हाफ क्या हो जाएगा, g ऊपर है तो g लिख दीजिए, अपान g तो ऊपर है, ये अपान 2 और यहाँ u का स्क्वायर हो जाएगा तो लिख दीजिए u², और cos का भी स्क्वायर हो जाएगा, लिख दीजिए cos² थीटा इंटू x² भी तो आएगा तो यहाँ से हो जाएगा x²। ये हमारा आ गया। अब यहाँ से हमें सिर्फ लास्ट लाइन, कुछ लोग इसको नहीं समझ पाएंगे लेकिन मैथ्स वाले ये समझ सकते हैं, या मैथ्स वाले जब इंटर में जाएंगे तो वहाँ पर समझेंगे कि परवलय का समीकरण क्या होता है। परवलय का समीकरण होता है y बराबर 4, परवलय का समीकरण होता है y² इक्वल टू 4ax या x² इक्वल टू 4ay। इस तरीके से होता है परवलय का समीकरण। किसका समीकरण, परवलय का समीकरण ये होता है, परवलय का ये समीकरण होता है कि x y दो वेरिएबल होते हैं, एक वेरिएबल के ऊपर पावर 1 होती है, दूसरे वेरिएबल के ऊपर पावर 2 होती है, या यहाँ पर y की पावर 1 है और x की पावर 2। जब एक वेरिएबल की पावर 1 और दूसरे वेरिएबल की पावर 2 हो तब ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि एक परवलय का समीकरण है। तो y की घात 1 और x की घात 2 होनी चाहिए। अगर इस समीकरण में देखिए तो x की घात क्या है, 2 और y की घात क्या है, 1। तो x की घात 2 है, y की घात 1 है, इसका मतलब है कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, परवलय को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, इस समीकरण में लिख दीजिए आप लोग, इस समीकरण में x की घात 2 है तथा y की घात 1 है। इस समीकरण में x की घात 2 है तथा y की घात 1 है, y की घात 1 है, इसलिए यह परवलय को प्रदर्शित करता है, परवलय को प्रदर्शित करता है। क्लियर, ये परवलय को प्रदर्शित करता है। और अगर जब ये परवलय को प्रदर्शित कर रहा है मीन्स हमारा ये सिद्ध हो गया कि ये प्रक्षेप का पथ आया और प्रक्षेप का पथ क्या रिप्रेजेंट करने लगा, परवलय को प्रदर्शित करने लगा। मीन्स हमने ये सिद्ध कर दिया कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो लिख दीजिए अतः प्रक्षेप का पथ
परवलयाकार होता है। ठीक है, ये सिद्ध हो गया कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। बस इतना ही आप लोगों को करना था। तो आप लोग इसको, बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत सीरियसली, बहुत ध्यान से इसको आप लोग नोट डाउन कीजिए, लर्न कीजिए और बिल्कुल इसे तैयार रखिए। और मैं इतनी मेहनत करके आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो आप लोग भी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।